हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। मैं प्रशांत आपका अपना एग्जामपुर परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अच्छे होंगे ये आशा करता ही हूं और आप तो बिल्कुल अच्छे ही रहते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। दोस्तों, हमारी जो अभी कड़ी चल रही थी वो चल रही थी रेडियो ऑपरेटर में, और जो हमारा सेशन चल रहा था वो सेशन चल रहा था सिर्फ नियम से संबंधित सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, जिसमें एक क्लास हमने आपको बैक क्लास प्रीवियस में मैंने लिया था, जिसमें हमने न्यूटन्स के लॉ, पास्कल्स के लॉ, आर्किमिडीज सिद्धांत, बर्नौली थ्योरम, इन सभी बातों पे हमने अच्छे से चर्चा किया था। दोस्तों, उसी कड़ी को आज हम फिर आगे बढ़ाएंगे और उस कड़ी में देखेंगे कि आज हमारा क्या है। तो छोटा छोटा सा चीज़ों को लेते हुए शॉर्ट में हम क्या करेंगे, सारे थ्योरी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन थ्योरी के प्रिंसिपल से, इनके सिद्धांत से ही बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। और दिक्कत क्या होती है ना कि जब इसके कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, इसकी अवधारणाओं को नहीं समझ पाते हैं, तब इससे संबंधित प्रश्न हमसे नहीं बन पाते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो जाता है अगर आपका, तो इससे संबंधित सारे प्रश्न आपके बिल्कुल ही सही और सटीक बन जाएंगे। तो चिंता ना करें, जब हम आपके साथ हैं और आप मेरे साथ हैं तो इसमें क्या दिक्कत होगी। हम सभी मिलके इन सारी चीज़ों का राज हम लोग निकाल लेंगे। दोस्तों, अगर आप में से जिसने अभी तक testwale.com को इंस्टॉल नहीं किया है तो वो जल्द ही जाए अपने प्ले स्टोर पे और testwale.com जल्द से ही जल्द डाउनलोड करें, जिसमें आपको बहुत सारी क्या मिल सकती है प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें आपके यूपी कांस्टेबल हो जाए, से आपका CSSC हो जाए, BPSC हो जाए, यूपी PCS हो जाए, MP PCS हो जाए या टीचिंग हो जाए, इन सारे एग्जाम से संबंधित आपके पास डेली फ्री टेस्ट सीरीज होंगे, क्विज होंगे और इसमें आपको करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। तो आप में से अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, इसे जल्द से जल्द इंस्टॉल कर ले। चलिए मित्र, तो हम लोग चलते हैं कि हम लोगों ने कहाँ तक अभी तक कंप्लीट किया था, उस सीरीज में चलते हैं। तो आपको पता है जैसे कि हम लोग पास्कल्स लॉ खत्म कर चुके थे, आर्किमिडीज सिद्धांत भी हो चुका था, उत्प्लावन का सिद्धांत में पलवन का नियम भी हम लोग पढ़ चुके थे, और ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भी कंप्लीट हो चुकी थी, बर्नौली भी हो चुका था। तो आज हम लोग इससे आगे चलते हैं और इससे आगे चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसमें सीखेंगे आज, क्योंकि जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल नए हैं, या जो इसमें पुराने भी हैं, उनका एक प्रकार से रिविजन हो जाएगा और प्रश्न फिर अच्छे तरीके से आपसे बनने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक बात को हम लोग क्लियर करते हैं और एक एक बातों को समझने का प्रयास करते हैं। सिर्फ आज थ्योरी की बात होगी, जितने थ्योरी है, हम अभी थ्योरी के सेशन में चल रहे हैं और थ्योरी सारे रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर से जो जो लॉ संबंधित होते हैं उस पर हम लोग बात आज कर रहे हैं। तो पहला यहाँ पे आज का जो सेशन का पहला है, यहाँ पे है गुरुत्वाकर्षण, दैट मीन ग्रेविटेशन की बात किया जा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बल से संबंधित चीजों की व्याख्या इसमें की गई है। तो क्या कहा गया है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण परस्पर आकर्षण बल आरोपित करते हैं। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड की बात कह रहा है कि ये ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, चाहे वो सूक्ष्मतम हो या बहुत बड़ा विशालतम पिंड हो, वो क्या करती है, वो एक दूसरे पर अपनी क्या, किसके कारण, तो अपने मास के कारण, द्रव्यमान के कारण उस पर आकर्षण शक्ति आरोपित करती है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, ये ब्रह्मांड में किसके कारण, ये जो गुण होता है उसमें उपस्थित उसके द्रव्यमान के कारण होता है। इस बात को आपको समझना है। ठीक है, दूसरा चीज, दो पिंडों के बीच लगने वाले इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जो दो पिंड है, मान के चलिए एक मैं हूं, एक आप उधर से देख रहे हैं, हम दोनों के बीच में भी जो आकर्षण शक्ति काम कर रही है वो भी गुरुत्वाकर्षण ही है। और कहा जाता है कि यदि इन दो पिंडों में एक पृथ्वी हो तो पृथ्वी द्वारा आरोपित आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। अब दूसरी बात की सर, ग्रेविटी किसे कहते हैं। चलिए इन सारे चीजों का मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते हुए आगे बढ़ता हूं। इंग्लिश में भी डिफाइन कर देता हूं क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं। Everybody in the universe exert a mutual attraction force on each other due to its mass. Due to its mass मतलब वो अपने मास के कारण क्या करता है, mutual attraction force exert करता है। ठीक है, this force of attraction between two body is called gravity।
और उस दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, वो जो उन दोनों के बीच का है वो क्या है, ग्रेविटी है। इफ देयर इज वन अर्थ इन दिस टू बॉडीज देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसी को हम क्या कहेंगे, पृथ्वी का गुरुत्व बल कहेंगे। कहने का अर्थ है क्या, ये पूरे चीजों का अगर हम सार निकाल के देखें इन सारे चीजों का, तो सीधा सा ग्रेविटेशनल का फोर्स क्या कहा गया है कि ये ब्रह्मांड का कोई भी दो पिंड है, कोई भी क्या है, दो पिंड है। पिंड का मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, और कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इसमें क्या होगा, आपको मालूम है कि ब्रह्मांड का कोई भी पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मास होगा, ये तय रखिए। मास का मतलब कि उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसका भी द्रव्यमान होगा, और फिर इधर का जो हम ऑब्जेक्ट कहें दूसरे पिंड का, तो इसमें भी कुछ न कुछ क्या होंगे, द्रव्यमान होंगे। यहां कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी लोग एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके मास को m1 ले लेते हैं और इसके मास को m2 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये दो कण आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस दोनों के बीच में क्या है, तो अट्रैक्शन काम करता है। क्या काम करता है, तो अट्रैक्शन काम करता है। क्या काम करता है, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण काम करता है, और ये आकर्षण को ही क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। अगर इसके बीच का डिस्टेंस r है तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, तो इसी पर न्यूटन साहब ने कहा था। न्यूटन ने इसको समझाने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, और उसी को हम लोग अभी समझेंगे। क्या कहा था न्यूटन साहब ने इस अकॉर्डिंग में, कि ब्रह्मांड का जो प्रत्येक यूनिवर्सल हम लोग बात बोलेंगे या इनकी बातों को देखते हैं न्यूटन्स लॉ का, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा गया था। क्या कहा गया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो अकॉर्डिंग टू जो इनका वो जो लॉ था, उस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इन्होंने दो बात कही थी। क्या कहा था कि फोर्स जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो किस चीज का, तो मास के प्रोडक्ट का। इस दोनों का जो मास का गुणनफल होता है उस दोनों का क्या होता है, समानुपाती होता है। और दूसरी बात इन्होंने कहा था, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r है तो इसके वर्ग का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इक्वेशन ये फर्स्ट हो रहा है, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो रहा है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या निकल के आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करें तो दोनों को जब मिक्स करते हैं तो हमारा निकल के आता है F, ठीक है, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। यही जो है मतलब क्या, इसका कहने का सेंस ये हुआ मेरे भाई, यहां समझने की बात है कि ये इस दोनों में जो आकर्षण शक्ति F लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है F G m1 m2 बाय r स्क्वायर की ये बात किया गया है। जहां पर अगर हम बात को देखें तो G क्या है, तो G हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है जी, G हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यही बात कहा था। ग्रेविटेशनल क्या है, कांस्टेंट है, एक नियतांक है, और जिसकी वैल्यू की बात करें तो G बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये डेटा आपको पूछ लिया जाता है, तो एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे आपको ध्यान रखना है। यहां तक किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। और आपसे पूछा जाए कि इस दोनों में जो आकर्षण होता है वो किसके कारण होता है, तो याद रखना कि इस दोनों में मेरे दोस्त की आकर्षण जो अट्रैक्शन का गुण होता है ड्यू टू इट्स मास होता है। मतलब इसमें जो द्रव्यमान क्या है, विद्यमान है, उसके कारण ही इनमें क्या होता है, इनमें याद रखना है कि ये जो आकर्षण बल होते हैं ड्यू टू मास होते हैं। अट्रैक्शन पावर जो है, अट्रैक्शन पावर की हम अगर बात करें कि अट्रैक्शन का जो गुण है या फीचर्स है, अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज की बात कर ले, ठीक है, अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज जो होती है किसके कारण, तो ड्यू टू इट्स मास। और याद रखिएगा कि जिसमें मास ज्यादा होगा उसमें ग्रेविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे सूर्य की ग्रेविटी अपने पृथ्वी से ज्यादा होगी, चंद्रमा की ग्रेविटी से ज्यादा अपना पृथ्वी का होगा, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे मित्र। यहां से अब चलते हैं, तो यही बात न्यूटन साहब ने कहा था, जिसको मैंने अभी आपको गणितीय रूप में समझा भी दिया। यहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए
आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये सारा कुछ हमने अभी आपको समझा दिया और यहाँ तक की वैल्यू को भी हमने बता दिया। वही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था जिसको मैंने बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से आपको विद द हेल्प ऑफ फिगर मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो यहाँ पे बल का परिमाप, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, पहले पिंड का द्रव्यमान, दूसरे पिंड का, ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया। अगर जी की ही बात कर दी जाती सर, यहाँ से अगर फॉर्मूला हमारा इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है, तो जी की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा। आर इधर चला जाता है तो क्या निकल के आ रहा है, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बाय यहाँ नीचे में m1 इंटू m2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ जी आ रहा है, यहीं से तो वैल्यू निकल जाती है। इसका एमएलटी भी हम निकाल सकते हैं, कैसे मापेंगे, यूनिट, एसआई यूनिट, सारा कुछ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो एक चीज आपको देखने को मिल रहा है जिसको कहते हैं कैपलर्स के लॉ। कैपलर्स के लॉ के अनुसार हमको पढ़ना है कि कैपलर साहब ने क्या दिया था। देखिए, आपको दो तीन चीज आपको पहले एकदम अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। जो सौरमंडल के बारे में अगर पूछ दे कि ये हमारा सन है, ठीक है, और ये सन क्या है, तो यहाँ पे ये पूरा तो सौरमंडल की खोज की बात कर दे, तो याद रखिएगा कॉपरनिकस। किसने किया था, तो कॉपरनिकस ने किया था, ये बात याद रखना है। किसमें, तो सौरमंडल के खोज से संबंधित चीजों को दे दे कि सोलर सिस्टम, सौरमंडल जो है हमारा, इसके खोज रिलेटेड कॉपरनिकस। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कह दे कि इसने ग्रहों के गति के नियम संबंधित किसने दिए थे, ग्रहों के गति संबंधित नियम, गति संबंधी नियम, तो इसमें याद रखना है कि ग्रहों के गति संबंधित जो नियम दिए गए थे वो कैपलर साहब के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा दिए गए थे, तो कैपलर साहब के द्वारा दिए गए थे। और कैपलर साहब ने ग्रहों के गति संबंधित नियम को, 3 नियम इन्होंने ग्रहों से संबंधित दिया था। क्या क्या दिया था उसी पर बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं तो कभी कभी आपको कैपलर्स के लॉ को भी देखने को मिलता है कि किन के अनुसार ग्रहों की जो ग्रह होगी वो जितनी दूर होगी, पास होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, कहाँ किस तरीके की होती है, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो ये 2 चीज तो आपको याद रखना, एक कॉपरनिकस जब खोज की बात कर दी जाए, और अगर यहाँ पे कह दे मोशन की बात कर दी जाए, ठीक है, मोशन की बात कर दी जाए, वहां कैपलर साहब को आपको याद रखना है। यहां तक समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी भी दोस्त को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, कमेंट हम बाद में लेंगे आपका, लेकिन पहले अभी जो चीजें हैं उस पर बात करते हैं। तो कैपलर्स ने क्या कहा था, तो आपको समझना है। तो फर्स्ट लॉ में ठीक है, तो कैपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए 3 नियम दिए। ठीक है, पहला जो नियम था इसको कहते हैं कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। फर्स्ट लॉ जो दिया था उसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है। देखते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट में इन्होंने क्या कहा था, इस बात को हम लोग चलिए देखते हैं क्या कहा था लॉ ऑफ ऑर्बिट में। ये क्या है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। पहले समझना है क्या है, ये फर्स्ट लॉ है। किसका फर्स्ट लॉ है, तो सर ये कैपलर्स का। किसका है, तो कैपलर्स का ये फर्स्ट लॉ है। और क्या कहता है, इस बात को देखते हैं। कैपलर्स का जो फर्स्ट लॉ है, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट जो कहा गया, क्यों कहा गया, इसके पीछे कुछ रीजन होगा, कुछ राज होगा इसका, उसी कारण इसको कहा गया होगा। देखिए, कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कहने का मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमण करते हैं तथा कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। कहने का मतलब दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल ऐसा है, ठीक है, ऐसा आकार, ये याद रखिए, ठीक। और इसके एक फोकस पे सूर्य यहां पर है। सूर्य क्या है, सन कहां है, सन यहां पर है, क्लियर है। और सभी ग्रह क्या है, तो इसी तरह के, अगर हम इस बात को लेके चले, यहां से इसको हटा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, इसी तरह के कक्षे बने हुए हैं और इस तरह से सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, ऐसे ही समझिए कक्षा बना हुआ है और सारा ग्रह इस पर क्या होते हैं, चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर सभी ग्रह स्थित हैं और उसके एक फोकस में, एक फोकस में, आपको पता है सेंटर में नहीं, कहां पर, तो एक फोकस पे। ये क्या है, इसके फोकस है, ये क्या है, सेंटर है, ठीक है, उसके फोकस पर क्या है, सूर्य स्थित है। पहला बात इन्होंने ये कहा, पहला से क्या कहा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, ग्रहों की कितनी संख्या है, 8, प्लैनेट कितने हैं, 8 हैं,
क्लियर है? कौन कौन से हैं तब सबको मालूम होगा कि सर होता कौन है, तो बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा, बृहस्पति होगा, शनि होगा, अरुण होगा और वरुण होगा। प्लूटो सर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्लूटो को 2006 में एस्ट्रोनॉमिकल जो हुई थी, ठीक है, उसमें उसे खगोलीय मतलब एक जो बैठक हुई थी उसमें उसे ग्रह के दर्जा से हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया? तो ग्रह के लिए एक नियम बना था, ग्रह उसे ही कहा जाएगा, ग्रह के लिए नियम बना था कि ग्रह उसे ही कहा जाएगा, पहला चीज कि उसका जो मास होगा, जो द्रव्यमान होगा वो चंद्रमा से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा क्या बोला था? ग्रह किसी दूसरे के कक्षा को किसी दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जाना चाहिए, और ये दोनों नियम को फॉलो नहीं किया था। चंद्रमा से कम था, इसका मास की बात करें चंद्रमा से कम था, और ये क्या करता था? तो अरुण की कक्षाओं को काटता था। इस वजह से प्लूटो को ग्रहों की संज्ञा से निकाल दिया गया और उसे बहुने ग्रहों में शामिल कर दिया गया। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो पहली बात क्या था? तो फर्स्ट ऑर्बिट लॉ में हमें समझ में आ गया कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट हैं, ये फोटो भी आपको दिख रही होगी, ठीक है, कि जितने भी प्लैनेट हैं ये, ठीक है, और ये क्या है? इसका दीर्घवृत्ताकार पथ है, और सूर्य क्या है? फोकस में है, सेंटर में सूर्य नहीं है। कैप्लर्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखिएगा, सेंटर तो ये होगा लेकिन केंद्र में सूर्य नहीं है, बल्कि सूर्य कहाँ है? तो उसके एक फोकस पर है। एंड सन इज लोकेटेड एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट्स। ये जो ऑर्बिट है उसके एक फोकस पर सन स्थित है, सिचुएटेड है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात इन्होंने क्या किया? तो दूसरे को कहा जाता है क्षेत्रफलीय चाल का नियम। ये क्षेत्रफलीय चाल का नियम मतलब क्या हुआ? पहले चीज तो हमने समझ लिया कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ क्या था, ये बात क्लियर हो चुका है। तो चलते हैं दूसरे क्षेत्रफलीय नियम क्या था, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो प्रथम नियम से ज्ञात है कि कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। मतलब पहला नियम तो इसने इस बात को सिद्ध कर दिया था कि ऑर्बिट ऐसा क्या है? तो इलिप्टिकल है, और सेंटर तो इसका यहाँ है, लेकिन सूर्य स्थित कहाँ है? तो इसके एक फोकस पर सूर्य स्थित है। सन यहाँ है, बल्कि सन यहाँ नहीं है। कहाँ है सन? यहाँ सेंटर पर नहीं है, बल्कि कहाँ है? तो एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। इसको पहले नियम ने हमें साबित कर दिया। तो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल मतलब एरियल स्पीड नियत रहती है। सपोज कीजिए कि अगर हम यहां से बात करें कि यहाँ का एरिया जो है, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया की जो बात हम लोग कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहां से अगर सेम चीज को देखें, ठीक है, समान समय में तय की गई जितनी दूरी होती है, ये क्षेत्रीय चाल क्या है? यहाँ पे ये नियत होती है। याद रखना है कि ये एरिया, ठीक है, और ये एरिया जो है यहाँ पे क्या होगा? नियत होगा। मतलब कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। मतलब जितना समय ये यहाँ से यहाँ तक लेने में आया होगा, उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक लेने में आया होगा। तो इसके जो क्षेत्रीय चाल हैं वो क्या होंगे? इसके क्षेत्रीय और इसके क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सीधा सा इस बात का याद रखना है। अगर यहाँ से सन है हमारा, इसका मान चलिए इसका वैल्यू हमने यहाँ ए दिया और इसको बी दिया, ठीक है, इसको सी दिया, इसको डी दिया। तो कहने का मतलब जो हमारा एरिया है, जो क्षेत्रफल है क्या चीज का? तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ एस डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ हमारा एस ए बी के बराबर हो जाएगा। ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए इसका नाम रखा गया क्या? इसका नाम रखा गया क्षेत्रफलीय चाल का नियम, लॉ ऑफ एरियल स्पीड। आपको नाम से ही प्रश्न पूछ देगा कि कैप्लर्स के किस लॉ को एरियल स्पीड का नियम कहा जाता है। पहला लॉ को क्या कहा गया? तो पहला लॉ को ऑर्बिटल कहा गया, मतलब ऑर्बिट लॉ कहा गया, कक्षा का नियम कहा गया। और दूसरा बोला जाएगा तो याद रखना कि क्षेत्रफलीय चाल का नियम कहा गया था। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं। हमें नहीं लगता कि आपको यहाँ इतने अच्छे से मैंने चीजों को समझाया है कि आपको कोई दिक्कत होगा। कहने का मतलब क्या कि इतना समान समय में जो एरिया यहाँ चला गया है, ठीक है, और उतना समान समय में इतना जो एरिया चला गया है, दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। ये बात दूसरी मतलब नियम में इन्होंने कहा था। ठीक है,
चलते हैं हम लोग तीसरे नियम पर कि कैपलर्स के तीसरा नियम क्या है। तो पहला चीज याद रखना कि तृतीय नियम जो है परिक्रमण कालों के नियम है, लॉ ऑफ पीरियड कहा गया। तीसरे नियम को क्या कहा गया, लॉ ऑफ पीरियड कहा गया है, यानी कि परिक्रमण काल का नियम कहा गया। देखिए अब जो सैटेलाइट है वो दो प्रकार के उसमें मोशन की बात कही गई है। कही गई क्या कि जितने भी सैटेलाइट हैं अपने, उसमें दो प्रकार की मोशन होती हैं। कौन सी मोशन, एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। कहने का मतलब एक होता है घूर्णन गति और दूसरा होता है परिक्रमण गति। घूर्णन गति जो अपने खुद के अक्ष पर घूमता हो, मतलब जैसे ये खुद के अक्ष, जैसे मैं घूम गया हूं, मैं जैसे घूम गया तो मैं मेरा खुद के अक्ष पर घूमना। और दूसरा चीज परिक्रमण का मतलब कि किसी का सेंटर के चारों ओर क्या करना, कोई एक ऑर्बिट के चारों ओर पूरा कक्षा में घूमना। तो दो प्रकार की गति होती हैं और इसमें जो समय से रिलेटेड है वो किसका, तो कैपलर्स का थर्ड लॉ है। तो इसके अनुसार क्या है, थर्ड लॉ ने क्या कहा, तो थर्ड लॉ ने बहुत बड़ी चीजों को इसने समझाया है। क्या क्या चीजें, उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो कैपलर्स का जो द्वितीय नियम था वो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम था, ये आप याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि कैपलर्स का जो सेकेंड नियम था वो किस पर आधारित था। तो सेकेंड लॉ जो था ना, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, फिर से याद रखिएगा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम पर आधारित था। कौन सा, सेकेंड लॉ। तीसरा का नाम क्या दिया गया कि किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल, मतलब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो लगा समय का वर्ग ग्रह के दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। इसका सीधा सा आपको अर्थ में समझाने का प्रयास करता हूं। फिगर से ही अगर बात करें तो फिगर से ही कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए फिगर से ही हम लोग बात करते हैं क्या कहा गया। आपको पता है कि जितने भी ग्रह हैं उसके पहला चीज तो ये क्या है, तो दीर्घवृत्तीय है। यहां तो कोई समस्या नहीं है कि सर ये कैसा आकार है, तो इलिप्टिकल है सर। मतलब जो हमारा सौर मंडल में जितने भी ग्रह घूम रहे हैं वो कैसे कक्षे पे घूम रहे हैं, सेंटर तो इसका ये है, लेकिन सेंटर पर सूर्य नहीं होता है। कहां पे होता है, तो वो इसके एक फोकस पर स्थित होता है। एक फोकस पे क्या है, सन है। यहां से बात क्लियर हो गई है। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रह है, यहाँ पे कोई प्लैनेट है, यहाँ पे क्या है, मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो ग्रह है, यहाँ पे जो प्लैनेट है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और बाद में अगर मान चलो कि ऐसा ही हम पथ 2-3 और बना देते हैं, ठीक है, एक यहाँ बना दीजिए, फिर बना दीजिए, फिर आगे चलिए, और ये लास्ट पथ ही मान लेते हैं। 4 ही नहीं, 8 है, लेकिन हम मान लेते हैं। अगर इसमें और हम यहीं से अंदर से ही चीजों को बना दे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। जैसे पहला आप लोग जानते हैं मरकरी, पहला क्या होता है, बुध होता है, ठीक है। सर दूसरा क्या होता है, सर दूसरा शुक्र होता है, इस बात को भी जानते हैं। तीसरा क्या होता है सर, तीसरा हमारी पृथ्वी होती है, ठीक है। चौथी क्या होती है सर, चौथी मंगल होती है, ठीक है। पांचवी क्या होती है सर, बृहस्पति होती है, ठीक है। फिर शनि, फिर अरुण वरुण। सोच लीजिए कि हम लास्ट में यहाँ आपको वरुण ही लिख देता हूं, बीच में मैंने चीजों को हटा दिया, समझने की बात है। तो इसमें तीसरा कहा गया कि परिक्रमण क्या हुआ, तो पहले समझ लिए क्या चीज। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है, पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर कितने में लगाती है, सूर्य का पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। तो सर हम जानते हैं कि पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन, कितना दिन, 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट, ठीक है, एग्जैक्ट बता रहा हूं, और 46 सेकेंड समय लग जाता है। 365 दिन, ठीक है, 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड क्या होता है सर, ये पूरा लग जाता है। तो पूरा एक चक्कर में जितना समय लग रहा है इसी को परिक्रमण काल कहते हैं, परिक्रमण काल बोलते हैं, रिवॉल्यूशनरी मोशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होगा। तो यही कहा गया कि टाइम पीरियड जो होगा ना, जो टी का स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया था, जो टाइम पीरियड होगा, यहां देखिए, ग्रह के दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होगा, ठीक है। किसका,
तो समय का जो वर्ग है, तो वही बात हमने क्या कहा, तो यहाँ इसने कहा कि t का जो स्क्वायर होगा उसके जो रेडियस होंगे ना उसके क्यूब के समानुपाती होगा। मतलब रेडियस क्या, तो सेंटर यहाँ से इसके बीच की जो दूरी है उसी को क्या कहा गया, रेडियस कहा गया। बस इसी आधार पर, या सबसे जो सटीक चीजें हैं आपको इतना मैं बताता हूं। तृतीय कहने का मतलब यही हुआ कि जो ग्रह जितना सूर्य के पास होगा, ठीक है, वो उतना जल्दी क्या होगा, वो पूरा अपना चक्कर लगाएगा, और जो ग्रह जितनी दूर होगा वो उतना लेट, उतना देरी से सूर्य का चक्कर लगाएगा, उसका परिक्रमण काल भी उतना ज्यादा होगा। अगर आप यहां से देखें तो सूर्य से बुध का अगर हम बात कर लें यहीं पे, चलिए, तो सूर्य से बुध सबसे पहला ग्रह है, और आपको पता होना चाहिए सिर्फ ये 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। मतलब अगर यहाँ बात कर लिया जाए तो इस पे यहाँ एक चीज समझने की है। अगर सोचो कि अगर आपका जन्म बुध पर हो गया होता तो सिर्फ 88 दिन में आप एक बार बर्थडे मना लेते। क्लियर है, जो 88 दिन में बर्थडे मना लेते थे, यानी कि 8 तिया 24, 8 25 40, मोटा मोटी हम लोग बात कर लें कि आप कितने बार यहाँ कितना सालों तक जी सकते थे, या आप इसको काउंट कर लीजिए। यही हम अगर सबसे लास्ट में चल जाते हैं, अरुण वरुण की बात कर लें, तो लगभग 165 वर्ष उसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में लग जाता है। तो इसका क्या सेंस निकला कि इससे हम जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे हमारा समय क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जो जितना पास होगा उसकी स्पीड उतनी अधिक होगी। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना था, और इसी बात को केपलर साहब ने अपने शब्दों में और अपने थ्योरी में इस बात को समझाया था। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि केपलर्स का तीनों लॉ क्या था। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हमारा क्या है तो उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, न्यूटन्स का एक शीतलन नियम, आप लोगों ने न्यूटन के मोशन को पढ़ा, सारा कुछ पढ़ा, तो न्यूटन साहब ने और भी नियम दिए थे, तो उसी नियम पर हमारा है न्यूटन्स का शीतलन नियम। देखते हैं ये ठंडा का क्या नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या कहा इन्होंने, इस बात को समझने का प्रयास करिए। कहा कि विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मीडियम अराउंड इट। सिंपल सी बात है, सीधा ये समझिएगा कि अगर एक 80 डिग्री सेल्सियस पर है, एक 60 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, एक 80 डिग्री एक 60 डिग्री पर, और एक को लेके चलिएगा कि एक 180 डिग्री सेल्सियस पे है और 60 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, दोनों को एक समय हम छोड़ देते हैं, मतलब 5 मिनट के बाद अगर हम इसको भी देखते हैं और 5 मिनट के बाद इसको भी देखते हैं, तो माध्यम का तापांतर जिसमें ज्यादा होगा ना वो उतना ज्यादा ठंडा होगा। माध्यम का तापांतर मतलब क्या, 80 में 60 करेंगे तो ये सिर्फ 20 डिग्री का तापांतर है, यहाँ बात करें तो 120 डिग्री का तापांतर है। जिसमें तापांतर ज्यादा होगा उसमें ठंडा होने का दर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इनका कहने का सीधा यही अर्थ है कि भैया जिसमें तापांतर ज्यादा होगा, मतलब क्या, जैसे करंट को ही पास करते थे, हमने आपको क्या समझाया था कि जिसमें विभवांतर ज्यादा होगा उसमें, क्यों हम क्या लगाते हैं, वोल्ट जो लगाते हैं क्यों लगाते हैं, तो विभवांतर बढ़ाने के लिए कि उसके बीच में विभवांतर, विभव का अंतर ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा पास करेगी। क्लियर है, उसी तरह से हीट की भी बात कही गई है कि माध्यम का अगर तापांतर ज्यादा है तो प्रवाहित होने वाली जो ऊष्मा है उसमें क्या होगी, यहाँ पे ठंडा होने की चीजों को भी ज्यादा होगी। यहां तक समस्या नहीं होनी चाहिए। यही क्या कहा था, न्यूटन्स ने कहा था। इस बात को ध्यान में रखना है कि माध्यम का तापांतर क्या हो, अगर ज्यादा हो तो वहां ठंडे होने का दर भी क्या होगा, उसके समानुपाती होगा। ठीक है, सीधा सा आपको अगर हम इस बात पे चर्चा करें तो माध्यम का तापांतर, इस पूरे बात का मतलब क्या हुआ कि माध्यम का तापांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शीतलन दर का होता है। किसका होता है, तो शीतलन दर का होता है। ठंडा होने की जो दर है वो माध्यम के तापांतर पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जितना ज्यादा तापांतर होगा उतनी जल्दी वस्तु क्या होगी, ठंडी होगी। क्लियर है चीजें,
समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। तो पहले आज समझने का प्रयास करिए और लिखते चलिएगा, साथ में लिखते चलिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी चीजें हैं और यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यूपी कांस्टेबल हो, रेडियो ऑपरेटर हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, बहुत सारी चीजों में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला बात करते हैं, तो विकिरण के संबंध में किरचॉफ्स लॉ का नियम। अब किरचॉफ साहब भी क्यों पीछे रहते भैया, किरचॉफ्स ने भी नियम डाल दिया। क्या दिया? किरचॉफ साहब का नियम। तो किरचॉफ साहब का अजब ही नियम था, और अजब नहीं, अच्छी बात थी, इस बात को हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। तो किरचॉफ साहब का क्या नियम था, क्या आप लोग मुझे बताएंगे? चलिए मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। देखिए किरचॉफ साहब का एक एकदम सिंपल सा और अच्छा कहना था, और बहुत अच्छा। क्या है इनका कहना था कि अच्छा अवशोषक, अवशोषक का मतलब एब्जॉर्बर, जो अपने अंदर चीजों को एब्जॉर्ब कर सके, सोख सके, ही अच्छा उत्सर्जक होता है। मतलब अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होता है। अगर सरल शब्दों में कोई वस्तु जितनी आसानी से विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करेगी, उतनी ही आसानी से अवशोषित ऊर्जा का उत्सर्जन भी करेगी। कितना सिंपल सा किरचॉफ साहब ने किया। किरचॉफ साहब का कहना तो बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कि भैया जितना अच्छे तरीके से जो चीज अपने अंदर डालोगे, वही चीज आदमी, या मान चलो कि हम हैं और आप हैं, हम या आप ज्ञान को जितना अच्छे तरीके से लेंगे, ज्ञान को जितना ज्यादा हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, जितने चीजों को हम अपने अंदर समाहित करेंगे, तभी तो अपने अंदर से चीजों को बाहर निकालने की क्षमता होगी ना। जो जितना पढ़ेगा उसके पास उतनी नॉलेज होगी, और वही उस नॉलेज को निकालने से ज्यादा क्या होगा, कैपेबल होगा। तो इनका भी वही कहना हुआ कि जो अच्छा अवशोषक होता है, या हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। तुम में सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तब तो बोलोगे ना। तो तुम में पढ़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तब तो तुम्हारे ज्ञान बाहर आएंगे ना, तब तो एग्जाम निकलेंगे ना। बस वही बात किरचॉफ साहब का अपने जीवन से उतार लेना है हमें। तो विकिरण के संबंध में क्या कहा, तो अच्छा अवशोषक ही अच्छा क्या होता है, उत्सर्जक होता है। जैसे याद रखना कि व्हाइट वस्तु, जो व्हाइट वाली चीजें होती है ना, उससे ज्यादा उत्सर्जक काली वस्तु में होती है, क्योंकि जो काला, जो ब्लैक है, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, अवशोषक होता है। इसलिए स्कूल वगैरह में ब्लैक शूज दिए जाते हैं। जानते हो क्यों? स्कूल वगैरह में ब्लैक शूज दिए जाते हैं और पॉलिश किया हुआ, क्योंकि वो चीजों को क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो जो जितना क्या होगा, एब्जॉर्बर होगा, वही उतना ठंडा होगा। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2021 की बात कर रहा हूँ, वहां से प्रश्न पूछे गए थे कि रेगिस्तान क्यों गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तो रेगिस्तान हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिस पे अगर आप क्या करो कि मकई के दाने, जो मक्का के दाने अगर उस पर डाल दिया जाए तो वो क्या होंगे, लावा बन के निकल जाएंगे। इतने गर्म हो जाते हैं रेगिस्तान, बालू, ठीक है, जो रेत होते हैं। लेकिन अगर वही रात में जाएंगे तो वहाँ इतनी ठंडी भी होती है। कारण क्या है, तो इनके नियम के अनुसार कि जो जितना अवशोषक होगा वही उतना क्या होगा, उत्सर्जक होगा। इस बात को किसने कहा, तो किरचॉफ साहब ने कहा था। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ रिगार्डिंग रेडिएशन, अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर। मतलब जो अच्छा एब्जॉर्बर होगा वही अच्छा इमिटर होगा। इन अ सिंपल वर्ड, द मोर इजली एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन एनर्जी, द मोर इजली इट विल इमिट एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसको आसानी से और ज़्यादा क्या कर सकती है, इमिट कर सकती है, उत्सर्जित कर सकती है। यहाँ तक चीज़ें आप सबको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जब यहाँ तक हम बातों को समझ गए हैं तो हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़ चुके हैं, किरचॉफ्स का हमने पढ़ लिया है, कैपलर्स का पढ़ लिया है, गुरुत्वाकर्षण संबंधित पढ़ लिया है, तो इसे क्यों छोड़ेंगे। तो स्टीफन साहब का, स्टीफन्स का लॉ आप सबने सुना होगा। तो स्टीफन का पूरा स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम पूरा है नाम, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। तो स्टीफन्स लॉ आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो वही स्टीफन्स लॉ ही चलिए, कोई बात नहीं। बोल्ट्जमैन अगर आप नहीं जानते होंगे तो स्टीफन्स लॉ का ही पूरा का पूरा क्या नाम है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन का नियम। बोल्ट्जमैन का क्या नियम था, इन पर भी बात करते हैं। जब सबने दे दिया तो ये क्यों भैया पीछे रहेंगे, इनका भी तो कुछ गुण होगा, ये भी तो कुछ नियम देंगे। तो चलिए इन्होंने क्या कहा था, इस बातों को हम लोग देखते हैं।
माफ करें, थोड़ा सा मैं अभी जब तक थ्योरी नहीं करूंगा तब तक आपके सवाल जवाब ये सारा मैं कुछ नहीं लूंगा। पूरी थ्योरी की क्लास हमें खत्म करनी है, फिर बात करेंगे। जब एमसीक्यू पे आऊंगा तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस को भी खत्म करूंगा, जो पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब भी दूंगा। पहले खत्म कर लेते हैं क्योंकि अभी समय नहीं है उतना भी आपके पास। अब क्या है कि किसी वस्तु के, किसके अनुसार, स्टीफन्स लॉ के अनुसार क्या कहा गया, इस बात को समझने का प्रयास करिए। किसी वस्तु के एक इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा की दर उस वस्तु के परम ताप जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के चौथे घात अनुक्रमानुपाती होता है। चतुर्थ घात के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मतलब किसी वस्तु का इकाई क्षेत्रफल से जो ऊष्मीय ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है, ठीक है, उसकी जो दर है उस वस्तु के परम ताप जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके चौथे घात मतलब चतुर्थ घात का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। हीट से रिलेटेड ये चीजें हैं, उत्सर्जन से संबंधित, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज है इसमें उष्मा गतिकी का नियम, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। और थर्मोडायनेमिक्स के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि रेडियो ऑपरेटर में नहीं है इसका चर्चा, लेकिन यूपी कांस्टेबल वाले भाई साहब भी हैं हमारे, ठीक है, लेखपाल वाले भी हैं, उनके लिए, एनटीपीसी वाले, ग्रुप डी वाले, उन लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत सारे बच्चे इसमें देखते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत एक दो चीजें मैंने इसमें जोड़ दिया है। रेडियो ऑपरेटर वाले के लिए तो है ही, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं, तो यहां से अगर आपको पता है तो उस चीजों को आपको उसको साइड करने में, विस्थापित करने में, डिस्प्लेस करने में सहायता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा गया है उष्मागतिकी के नियम में, थर्मोडायनेमिक्स में, कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। पता है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाले, ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई ऊर्जा का कुछ अंश उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में खर्च होता है तथा शेष भाग निकाय द्वारा परिवेश पर कार्य करने में खर्च हो जाता है। ठीक है, शेष भाग क्या होता है, निकाय के द्वारा खर्च हो जाता है, यही बात कहा गया था इसमें। ठीक है, नोट याद रखना इसमें कि ऊष्मा, दूसरा इसमें बात क्या था, दूसरा बात यहां समझना है कि ऊष्मा और कार्य, ऊष्मा गतिकी में, ऊष्मा और कार्य ऊष्मागतिकी में ऊर्जा हस्तांतरण की विधि है। क्या क्या चीज, कार्य और ऊष्मा, ऊर्जा का हस्तांतरण करने में, ऊर्जा का हस्तांतरण करने में, जो ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं, जैसे हम वर्क कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे हमारी जो एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है, वो साउंड एनर्जी के रूप में यहां से गुजर रही है। ठीक है, साउंड एनर्जी को क्या, तो आपको मालूम है कि मैंने संचार व्यवस्था पढ़ाया था आपको, साउंड एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल में हो रही है, इलेक्ट्रिकल फिर क्या हो रही है, तो आपके फिर साउंड में हो रही है, और साउंड एनर्जी पूरा यहाँ कन्वर्ट होती है। तो क्या चीज इसमें, तो हीट, और क्या चीज, तो कार्य, और यही दोनों ऊर्जा के हस्तांतरण की विधि है। ये बात कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं कि ऊर्जा ट्रांसफर के लिए जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो याद रखना कि ऊष्मा और कार्य होती हैं। अब दिखा गया है कि ऊष्मा तथा कार्य के प्रभाव से निकाय की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है, और इसी के प्रभाव से, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम चेंजेस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीट एंड वर्क। ठीक है, हीट एंड वर्क आर द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफर का जो मेथड है वो कितने मेथड का है, तो एक हीट है, दूसरा वर्क है। थर्मोडायनेमिक्स, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट एंड वर्क, इसी के मेथड से ये काम करते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप सभी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये मुझे भरोसा है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्त, तो यहां जब समस्या नहीं है तो एक दो चीज छोटी छोटी और है कि यहाँ इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब बनता है, फिर हम लोग दूसरे बातों पर चलेंगे। यहां से एक बात आई कि सर इंटरनल एनर्जी होता क्या है।
ठीक है। आंतरिक ऊर्जा क्या होता है? तो देखिए, कोई भी निकाय, मतलब निकाय का अर्थ कोई भी जो पदार्थ है वो अनगिनत अणुओं से मिलकर बना है। बात सही है, मैंने बहुत बार बताया है कि कोई भी पदार्थ जो है वो अनगिनत अणुओं से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है। ये अनगिनत अणुओं से मिलकर बना होता है। इन्हीं समस्त अणुओं की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा का योग ही निकाय है। और इसमें क्या क्या होती हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें दो ऊर्जा का रूप है। एक तो स्थितिज ऊर्जा है, एक क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, और दूसरा इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। और इस दोनों का जो ऐड होगा, जो योगफल होगा, वही आंतरिक ऊर्जा होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। या कभी कभी आपको यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया भी होगा था क्या चीज, तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों क्या होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होते हैं। तो सेम थिंग्स जो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होते हैं, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी। तो इंटरनल एनर्जी कहने का मतलब कि कोई भी पदार्थ जो बना हुआ है वो असंख्य और अनगिनत पार्टिकल्स से, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। और उसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती हैं, क्योंकि मैंने एनर्जी जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था कि किसी भी चीज, जित एनर्जी का तो बहुत सारा फॉर्म है, लेकिन उसमें सिर्फ मैंने आपको दो पार्ट में पढ़ाया था। पहला एक स्थितिज होगा और दूसरा क्या होगा, गतिज होगा। तो स्थितिज और गतिज का जो ऐड होगा, जो योगफल होगा, वही आंतरिक ऊर्जा होगा। ठीक है, यही बात कहा गया था। आंतरिक ऊर्जा का मतलब आप समझ में आ गया होगा कि एनी सिस्टम मैटर इज मेड अप ऑफ innumerable molecules. The sum of the kinetic and potential energy of all these molecules is called internal energy of system or matter. ठीक है, उस सिस्टम की बात कर ले या उस पदार्थ की हम लोग बात कर ले, उसी से ये संबंधित होते हैं। क्लियर है चीजें? कोई समस्या? ठीक है, नोट करते चलिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इस थ्योरी से प्रश्न बिल्कुल ही आते हैं, बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको मिस ना करें आप सभी लोग। आपको यहाँ देखिए, जो चीज कभी कभी क्या होती है, हम लोग आसान सी चीजों को पढ़ के निकल जाते हैं, जो कि गलत है, और नंबर हमारे 2-4 यहीं से कट जाते हैं, और यही नंबर हमारे क्या होते हैं, मेरिट बनने में मदद करते हैं। और हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं, हम कहते हैं कि हर इजी करके निकल जाएंगे, लेकिन भैया अगर यहाँ से 1-2 नंबर नहीं छूटे तो यही प्रश्न आपके एग्जाम में मेरिट बनाने के क्या रखते हैं, शक्ति रखते हैं, पावर रखते हैं। इसलिए अब थोड़ा सा इस चीज को पढ़ना चाहिए आपको। इजी वाले तो हर जगह मिलते हैं, और हर जगह क्या आपको मैंने इतना प्रैक्टिस करवा देना है, और मैंने करवाया भी है, और अभी रेगुलर चल ही रहा है प्रैक्टिस। तो जो चीजें बच रही हैं उसको धीरे धीरे मैं रिवीजन मोड में भी लाऊंगा और आपको करवाता हुआ भी आगे बढ़ूंगा। उष्मा गति का जो दूसरा नियम है, ये क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहता है कि जब तक कोई बाह्य कार्य नहीं किया जाता, ठीक है, तो ठंडी वस्तु से किसी गर्म वस्तु की और उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। सिंपल सी बात बोल दिया। क्या बोला कि जब तक कोई बाह्य कार्य, बाहर से जब तक कोई काम नहीं किया जाता है, तब तक ठंडी वस्तु से किसी गर्म वस्तु की ओर उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। बस इस बात को याद रखना है। अनलेस सम एक्सटर्नल वर्क इज डन, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड ऑब्जेक्ट टू अ हॉट ऑब्जेक्ट, हीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बात इसमें कहा गया है। कुछ इसमें समझने की बात ही नहीं थी जो यहाँ पे दिक्कत होगी। ठीक है, तो केल्विन साहब को तो आप सभी लोग जानते होंगे, और यहाँ से जो प्रश्न हीट से रिलेटेड आते हैं तो उसको भी खत्म। हम मेन रूप से हमने हीट को नहीं देखा, हमने देखा कि अपने प्रश्न में जो ऑप्शंस आते हैं उस ऑप्शन में इन सब का नाम आता है। तो जब इन सब का नाम आता है, सारे लोग फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम अपने चैप्टर से जुड़े हुए चीजों को हमें पढ़ना चाहिए। क्या पता अगर ऐसे प्रश्न अगर आ गए तो हम ऑप्शन से इनके बारे में जानते हैं, तो उनको हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस करके विस्थापित करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं। दो तरीका होता है, जो प्रश्न आ रहे हैं उसको तो कोई नहीं काटेगा। कभी कभी क्या क्या होता है ना कि नया प्रश्न आता है और ऑप्शंस होते हैं, और 3 ऑप्शन अगर आप जान रहे होते हैं तो एक ऑप्शन अपने आप साइड हो जाता है। तो मैं अब उस लेवल पे आप लोग को लेके जाना चाह रहा हूं जिस लेवल पे प्रश्न को देखना है और समझना है कि प्रश्न पूछना क्या चाहता है। जब इस बात को आप समझ पाते हैं तो आप अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं।
तो घबराना नहीं है, मेरे साथ चलिए। अगर समस्या होती है तो फिर मैं हूं ही और आप हैं ही। आप सभी बच्चों का मैं स्वागत भी करता हूं और मेहनत भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे, बिट्टू दीक्षित हो गया, एयरमैन हो गया, ये बहुत सारे इसमें बच्चे हैं, शुभम है, पन्नल है, कुसुम है, ठीक है, किरण है, राजीव है, राहुल है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की और शुरू से अभी तक पढ़ रहे हैं, उनका स्कोरिंग भी बहुत अच्छा हो रहा है, खुशी लगता है। तो केल्विन और प्लांक के अनुसार, केल्विन साहब को तो आप जानते होंगे, ठीक है, केल्विन साहब, ठीक है, हीट से संबंधित चीजों को, और प्लांक के अनुसार ऐसा संभव नहीं है कि ऊष्मा की पूरी मात्रा को कार्य में परिवर्तित कर दिया जाए। इन दोनों व्यक्ति के अनुसार, इन दोनों व्यक्ति ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। कौन कौन से? एक प्लांक साहब ने और दूसरा किसने कहा? तो केल्विन साहब ने कहा कि भैया इनके अनुसार, इन्होंने कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट द इंटायर अमाउंट ऑफ हीट इनटू वर्क, मतलब पूरी की पूरी ऊष्मा की मात्रा को कार्य में बदला नहीं जा सकता है। सीधी सी बात है, प्रश्न सीधा ही पूछ देगा कि इनमें से किसने कहा था कि ऊष्मा की मात्रा को पूरी तरह कार्य में बदला नहीं जा सकता, और व्यक्ति का नाम दे देगा। तो हमें उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है। तो किसके अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू केल्विन एंड प्लांक्स, ठीक है। मैक्स प्लांक आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो प्लांक्स के अकॉर्डिंग इस बात को कहा गया था कि पूरी की पूरी जो ऊष्मा है उसको कार्य में परिवर्तित हम नहीं कर सकते हैं, कुछ मात्रा उसमें जरूर ही निहित होगी। गारंटी तौर पे आप कोयला पूरी तरह से जला देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ प्रकार की एनर्जी, ऊष्मा होगी ही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम आपको मैंने बताया था कि यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर भी हो तो चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा आई है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। या सीधा हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और V बराबर क्या हो जाता है? IR होता है, जहां R हमारा क्या है? तो प्रतिरोध हो जाता है, रेसिस्टेंस हो जाता है। इसी बात को ओम साहब ने कहा था, बाकी कुछ नहीं कहा था। V क्या है? तो विभवांतर होता है, और बिना विभव का, विभवांतर का धारा प्रवाहित तो हो ही नहीं सकती। जैसे मैंने कहा था कि 20 डिग्री गर्म पानी है और अगला भी 20 डिग्री है, क्या इस दोनों में हीट ट्रांसफर होगा? तो नहीं होगा। अगर एक 20 है, एक 10 होगा, 15 या 19 भी होगा, तभी हीट ट्रांसफर होगा। और हीट हो जाए, दाब हो जाए, आपका प्रेशर जो कह रहे हैं हम लोग, प्रेशर हो जाए, करंट हो जाए, ये कब चलती है? तो हमेशा याद रखना, ये सब हाई से लो की ओर चलती हैं, उच्च से निम्न की ओर चलती हैं, ठीक है। तो ये सारी बात एक ही चीज है, नियम वही है, बस आपको एक बार यहाँ अच्छे तरीके से समझना था। जब चीजों को आप समझ जाते हैं तो आप आराम से चीजों को बनाने के काबिल हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे गैसों से संबंधित में। तो गैसों से संबंधित में तो एक तो आप जान ही रहे हैं, सारा चीज पढ़े हैं, तो इसे क्यों छोड़ेंगे। तो बॉयल्स का नियम आता है। किसका आता है? बॉयल साहब का नियम आता है। इन्होंने क्या कहा था? कहा था स्थिर ताप पर, ताप क्या है? कांस्टेंट है, स्थिर है, ताप नहीं बढ़ रहा है, किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस कुछ नहीं बोला। दाब का संबंध किससे कहा? तो आयतन से कहा। और क्या होता है रिलेशन? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। किसके साथ? तो उसके आयतन के साथ। और इस दोनों में पूछे क्या कांस्टेंट है? तो टेम्परेचर यहां पर क्या था? कांस्टेंट था। टेम्परेचर क्या होता है? तो कांस्टेंट की बात यहां पर की गई। यही आपको पूछ देगा। क्या पूछ देगा कि बॉयल्स के नियम में क्या कांस्टेंट है, क्या नियत रहता है? दाब रहता है, ताप रहता है, आयतन रहता है। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो बॉयल्स के नियम में क्या स्थिर होता है? तो बॉयल्स के नियम में स्थिर होता है टेम्परेचर, ठीक है। और रिलेशन किसके किसके बीच में? तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन की बात कहा गया। प्रेशर का मतलब दाब हुआ और आयतन हुआ। तो दाब और आयतन के बीच में कैसा रिलेशन है? तो सर व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। दूसरा है हमारा चार्ल्स साहब का नियम। चार्ल्स का नियम क्या है? कहता है कि स्थिर दाब पर, देखिए चार्ल्स साहब ने दाब को स्थिर किया है, और बॉयल साहब ने बॉयल का, देखिए बॉयल मतलब गर्म होना, बॉयल गर्म होना, तो याद रखना टेम्परेचर को स्थिर किया है। लेकिन वहीं चार्ल्स साहब ने किसको किया है? तो दाब को। चार्ल्स साहब ने प्रेशर को ही कांस्टेंट किया है। यहाँ कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि चार्ल्स साहब ने किसको कांस्टेंट किया है, बॉयल साहब ने किसको कांस्टेंट किया है। तो चार्ल्स साहब ने कहा स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप
के समानुपाती होता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर होगा। इसका क्या अर्थ आया कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना, ठीक है, तो उसके वॉल्यूम भी बढ़ेंगे। ये बात तो हम भी जानते हैं कि जब किसी वस्तु का टेम्परेचर, उसमें हम किसी वस्तु में टेम्परेचर देंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन भी बढ़ेगा। क्लियर है। जैसे कोई भी लिक्विड ले लेते हैं, पानी का तो शुरुआत में सिकुड़ता है 4 डिग्री तक, उसके बाद फैलता है। तो सामान्यतः हम लेके चलते हैं कि जब भी किसी वस्तु में हम क्या करते हैं, उसमें ऊष्मा देते हैं, टेम्परेचर दे रहे होते हैं, तो उसमें फैलाव होता है, और फैलाव होगा तो आयतन फैला होगा, वॉल्यूम क्या होगा, फैलेगा। इसी बात को किसने कहा था, चार्ल्स ने कहा था। याद रखना कि चार्ल्स में क्या कांस्टेंट है, तो चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वहीं बॉयल्स में क्या कांस्टेंट है, तो बॉयल्स में भैया टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। समस्या नहीं होगा यहां तक, ठीक है। एक हमारा और है एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का लॉ क्या है, इस बात पर भी हम लोग बात करते हैं। अब कहा कि एवोगाड्रो साहब ने क्या कहा, इस बात को समझिए। एवोगाड्रो ने कहा कि ताप और दाब दोनों की बात इन्होंने कह रहा है। थोड़ा सा ध्यान समझना है कि एवोगाड्रो साहब ने क्या कहा। ये जो नियम हम लोग देख रहे हैं, ये एवोगाड्रो का नियम है। किसका है, एवोगाड्रो साहब का लॉ है ये। तो एवोगाड्रो का लॉ है। एवोगाड्रो का लॉ क्या कहता है, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इनका कहना हुआ कि ताप और दाब की समान स्थितियों में, स्थिति क्या है, ताप और दाब दोनों समान है, कांस्टेंट है, में एक समान आयतन वाली, एक समान, जिसका आयतन एक समान वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। अगर अब देखो, एवोगाड्रो साहब ने दो चीज को इक्वल कर दिया है, मतलब कांस्टेंट की बात का है। क्या चीज, टेम्परेचर को भी और दाब को भी बोला कि कांस्टेंट अगर होगा तो समान स्थिति में उसके आयतन में जो संख्या होगी अणु की, वो क्या होगी, इक्वल होगी। और आपको मालूम है कि इक्वल कितना होती है, तो एवोगाड्रो का वैल्यू कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रो स्थिरांक या एवोगाड्रो की संख्या कहते हैं। तो आपसे तीन चीज क्लियर हो चुका है कि एवोगाड्रो में क्या क्या कांस्टेंट की बात कहा गया। तो सर एवोगाड्रो में टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट की बात कहा गया, और बोला कि समान आयतन में वाली गैस में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, इक्वल होती है। बॉयल्स में क्या था और चार्ल्स में क्या था और एवोगाड्रो का क्या था, सारा कुछ हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई है। तो और भी जो चीजें बची हुई होंगी उसे भी हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। आप लोग इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था और इस सेशन से बार बार प्रश्न देखने को मेरे मित्र मिलते हैं। इसलिए चलिए हम मिलते हैं फिर अगले सेशन में और धमाकेदार सीरीज में, और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हम अगले सीरीज में करेंगे। तब तक मस्त रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।